नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और जापान ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए ऋण और जापानी भाषा में सहयोग से जुड़े 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अदानी समूह के मुद्दे पर संसद में लगातार 6ठे दिन गतिरोध जारी। अमृतसर में श्रम 20 सहभागिता समूह की बैठक में वैश्विक श्रम शक्ति में लैंगिक असमानता खत्म करने का आह्वान। आबकारी नीति कथित घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई गई। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल ने संसद में विश्वास मत हासिल किया और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। भारत और जापान ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए ऋण और जापानी भाषा में सहयोग से जुड़े 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता से अलग 2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें जापानी भाषा में सहयोग ज्ञापन के नवीनीकरण और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से 300 बिलियन येन ऋण से संबंधित दस्तावेजों का आदान प्रदान शामिल है। विदेश सचिव ने बताया कि फूमियो किशिदा ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी को G7 हिरोशिमा शिखर बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। Two leaders also discussed regional issues of significance, including the Indo-Pacific. They also talked about their own respective priorities. Prime Minister explained at length India's priorities for G20, and he heard in turn Prime Minister Kishida's priority, Japan's priorities for G7. These two also formed an important component of bilateral conversations. श्री क्वात्रा ने यह भी बताया कि भारत और जापान ने विश्व के पूर्वी देशों से संबंधित नीति पर सहयोग के बारे में भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े देशों की सहायता करना और भारत जापान संबंधों को मजबूत बनाना है। श्री मोदी ने कहा कि इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का ये उत्तम अवसर है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कानून के शासन के प्रति सम्मान पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा आज नई दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क गए। इस अवसर पर श्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बाल बोधि वृक्ष का एक पौधा भेंट किया। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं दोनों देशों को जोड़ती हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकतंत्र पर टिप्पणी और अदानी समूह के मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा जारी रहने के कारण दोपहर बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा की बैठक शुरू होने पर सत्ताधारी दलों के सदस्यों ने राहुल गांधी से उनकी टिप्पणियों पर क्षमा याचना की मांग करते हुए नारे लगाए। वहीं कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी और अन्य दलों के सदस्य अदानी समूह के मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर अड़े रहे। राज्यसभा में भी सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों की ओर अदानी समूह और मुद्दों पर लाए गए स्थगन प्रस्तावों के नोटिस की अनुमति नहीं दी। हंगामा जारी रहने के कारण पहले कार्यवाही 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये हवाई अड्डे आंध्र प्रदेश में भोगापुरम, गुजरात में धोलेरा और हीरासर, महाराष्ट्र में नवी मुंबई और उत्तर प्रदेश में जेवर हैं। नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि देश में 30 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि 1 जनवरी 2023 तक देश भर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई के पहले चरण के लाभार्थियों की संख्या 7 करोड़ 99 लाख थी। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि अगस्त 2021 में उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण आरंभ किया गया, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन देने का लक्ष्य पिछले साल जनवरी में हासिल कर लिया गया। भारत की G20 सदस्यता के अंतर्गत पंजाब के अमृतसर में श्रम 20 सहभागिता समूह की 2 दिवसीय प्रारंभिक बैठक आज संपन्न हो गई। बैठक के बाद 2 संयुक्त वक्तव्य जारी किए गए। पहले वक्तव्य में सामाजिक सुरक्षा को विश्वव्यापी बनाने की दिशा में पहल के तौर पर G20 संगठन के सदस्य देशों में सामाजिक सुरक्षा के समाधान का सुझाव दिया गया। दूसरे वक्तव्य में वैश्विक श्रम शक्ति में लैंगिक असमानता को समाप्त करने का आह्वान किया गया। बैठक में मजदूर संघों के नेताओं, श्रमिक विशेषज्ञों और 20 देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भी भाग लिया। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल से राजस्थान में उदयपुर में होगी। 3 दिन की इस बैठक के दौरान G20 सदस्य देशों, भारत द्वारा आमंत्रित देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 से अधिक प्रतिनिधि कार्य योजना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। बैठक के दौरान अलग से 21 और 22 मार्च को 2 कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। पहली कार्यशाला में सतत निवेश का समर्थन करने के लिए गैर मूल्य निर्धारण नीति की उपयोगिता पर चर्चा होगी। दूसरी कार्यशाला विकास लक्ष्यों के लिए वित्त व्यवस्था विषय पर होगी। इसमें G20 के सदस्य देशों के बीच बेहतर समझ विकसित करने तथा सतत विकास लक्ष्यों के लिए अधिक से अधिक वित्त पोषण की दिशा में नीतियों और अन्य पहलों को मजबूत बनाना होगा। राम खिलाड़ी मीणा, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल तक बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की विधान परिषद सदस्य के कविता आज दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई। जांच एजेंसी ने दिल्ली आबकारी नीति में धन शोधन से संबंधित कथित अनियमितताओं के मामले में उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। केंद्रीय और अन्य विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया आज रात से शुरू होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एन जगदीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर 19 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है लोकतंत्र की शक्ति। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री
आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है, जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। लोकतंत्र में लोक के महत्व से कौन इनकार कर सकता है। मन की बात कार्यक्रम ने भी लोक की खासियत को नए सिरे से परिभाषित किया है। इस कार्यक्रम के जरिए शासन में लोगों ने खुलकर भागीदारी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोक की इस ताकत को 20 सितंबर 2015 को प्रसारित मन की बात में यूं याद किया था। लोकतंत्र में जनशक्ति का अपार महत्व है। मेरे जीवन में एक मूलभूत सोच रही है और उसके कारण जनशक्ति पर मेरा अपार विश्वास रहा है। लेकिन मन की बात ने मुझे जो सिखाया, जो समझाया, जो जाना, जो अनुभव किया, उससे मैं कह सकता हूं कि हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा जनशक्ति अपरंपार होती है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। ये आकाशवाणी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत जीत लिया है। 275 सदस्यीय संसद में दहल को 172 वोट मिले और प्रस्ताव के खिलाफ 89 मत पड़े। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने 172 संसद सदस्यों की उपस्थिति में विश्वास मत प्राप्त कर लिया। नेपाली संसद में आज पेश विश्वास प्रस्ताव में कुल 138 वोट प्राप्त किए। नेपाल मजदूर किसान पार्टी ने निष्पक्ष रहते हुए मतदान में भाग नहीं लिया, जबकि 89 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। नेपाल के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को राजनीतिक दलों के विश्वास वापस लेने के 1 महीने के भीतर सदन में बहुमत साबित करना होता है। काठमांडू से श्वेता की रिपोर्ट के साथ हिंदी समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। विमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट में नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में मुंबई इंडियंस ने ताजा समाचार मिलने तक 20वें ओवर में 7 विकेट पर 110 रन का लक्ष्य दिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस से पहले बल्लेबाजी करने को कहा। इससे पहले आज खेले गए एक रोमांचक मैच में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में प्रवेश कर लिया। लवलीना बोर्गोहाइन और साक्षी चौधरी विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय ने अपने पास उपलब्ध शोध सामग्री के डिजिटलीकरण के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के अंतर्गत पुस्तकालय के संपूर्ण इंडिया हाउस को संग्रह डिजिटल रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य दिया गया है। सरकार ने डिजिटल दस्तावेजों को अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओपन डिजिटल लाइब्रेरी और अभिलेखागार के माध्यम से इसे इंटरनेट पर डालने का फैसला किया है। इसके जरिए शोधकर्ताओं को अपने शोध के लिए आधुनिक और समकालीन भारत के प्रासंगिक दस्तावेजों को खोजने में आसानी होगी। शोधकर्ता इन दस्तावेजों को कंप्यूटर पर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और सेवा शुल्क देकर इन दस्तावेजों को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में H3N2 और कोविड-19 संक्रमण के एहतियाती उपाय और उपचार विषय पर चर्चा आयोजित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आपके सवालों के जवाब देंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 01123717106 और 23314444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए ऋण और जापानी भाषा में सहयोग से जुड़े 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अदानी समूह के मुद्दे पर संसद में लगातार 6ठे दिन गतिरोध जारी। अमृतसर में श्रम 20 सहभागिता समूह की बैठक में लैंगिक असमानता खत्म करने का आह्वान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।